रूस ने 9 मई को विजय दिवस परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री ने जानकारी दी और पीएम मोदी के मॉस्को आने की उम्मीद जताई। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर मिली जीत की याद में रूस हर साल 9 मई को विजय दिवस मनाता है। पीएम के जाने के प्लान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि उचित समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मोहर लग गई है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लिए 1332 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब के जीरकपुर में 19 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोटर हादसे के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना तैयार करने में देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को दिया गया वक्त पिछले महीने 15 मार्च को खत्म हो गया है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सर्वोच्च अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को भी तलब किया और भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन में करारा झटका लगा है। भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम ने माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बरकरार रखने की अदालती अपील का केस जो है वो जीत लिया है। बैंकों के समूह का नेतृत्व एसबीआई कर रहा है। यह कानूनी लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री और सांसदों को पार्टी चुनाव में उतार सकती है। यही नहीं, कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी काटा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए 2 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 33% मुस्लिम हैं, क्या उन्हें फेंकते हैं? जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ 2 इलाकों में मुठभेड़ जारी है। उधमपुर में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस सेना की टीम का आतंकियों से सामना हुआ। वहां 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। एक मुठभेड़ किश्तवाड़ में जारी है और वहां भी 3 आतंकियों को ट्रैप किया गया है। विदेश में आईएम का पहला कैंपस दुबई में खुलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद आईएम के पहले इंटरनेशनल कैंपस के खोले जाने की जानकारी दी। इसे लेकर आईएम अहमदाबाद और यूएई सरकार के बीच में समझौता हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया है। आज सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी दी। रेपो रेट कम होने के बाद आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, साथ ही आपकी ईएमआई भी घट सकती है। आज फिक्र की जो शुरुआत है वो एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी में जबरदस्त हलचल मचाने वाला सायरन बजा दिया। और कौन होंगे? बट ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कुछ दिन पहले दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत दिए थे। हम सब हैरान हो गए। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया। हम सब और हैरान हो गए। दुनिया के 180 से भी ज्यादा देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगा दिया। कल ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ का ऐलान कर दिया है और अब चीन ने भी अमेरिका पर भारी भरकम काउंटर टैरिफ लगा दिया है। इस पर दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली फाइल खोलेंगे, लेकिन पहले बात ट्रंप के उस असभ्य आचरण की जो एक राष्ट्रपति को कतई शोभा नहीं देता है। हालांकि ट्रंप से उम्मीदें बहुत कम हैं। वॉशिंगटन में नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी के डिनर में ट्रंप ने 90 मिनट का भाषण दिया और वर्ल्ड लीडर्स के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे आपको सुनना तो छोड़िए, आपको हम बता भी नहीं सकते। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के कई बड़े नेता उन्हें बार बार फोन करके मिन्नतें कर रहे हैं कि वो टैरिफ कम कर लें और इस दौरान ही ट्रंप ने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए ये बयान दिया। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक फैक्ट आप जानते हैं, अभी हाल ही में इप्सॉस का एक पोल हुआ है। उस पोल में 57% लोगों ने कहा है, अभी हुआ है वो पोल, कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका के लोग कहते हैं कि वो गलत है। 57% रिपब्लिकन्स परेशान है कि इस आदमी की, इस प्रेसिडेंट की रेटिंग शुरुआत में ही गिरना शुरू कैसे हो गई। हम यहां ट्रंप को अच्छे आचरण का पाठ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उनके टैरिफ वाले फैसले से मची हलचल को बता रहे हैं। ट्रंप ने पिछले कई दिनों से टैरिफ कर एक आतंक मचा रखा है और इस टैरिफ वाले आतंक के कई कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों को बदमाश, धोखेबाज कहा, खुद को मजदूरों का राष्ट्रपति बताया। इसके अलावा दवा, दर और ट्रेड वॉर जैसे शब्द भी काफी ट्रेंड हुए हैं। तो वहीं जिनपिंग ने कहा है कि टैरिफ से आसमान गिर जाएगा। अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर छिड़ा है। अमेरिका ने कल चीन पर 104% टैरिफ का ऐलान किया है, तो आज चीन ने अमेरिका से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ को 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया है।
बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी 43% है, यानी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था इन दो देशों पर टिकी हुई है। सवाल उठते हैं कि क्या टैरिफ को लेकर ग्लोबल गदर छिड़ने वाला है और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहां जाकर रुकेंगे। हम कह सकते हैं कि ट्रंप एक तरह से टैरिफ को दुनिया के देशों पर खंजर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप का चीन पर पहला वार था 20% टैरिफ, इसके बाद टैरिफ को 34% बढ़ा दिया, जिससे चीन पर 54% टैरिफ हो गया। फिर कल अमेरिका ने 50% और टैरिफ लगा दिया। इस तरह चीन पर अमेरिका का टैरिफ 104% हो गया। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर काउंटर टैरिफ वाला खंजर चलाया है। पहले चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया था, आज चीन ने सीधे 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। अब चीन का अमेरिका पर टैरिफ 84% हो गया है, यानी ट्रंप भले ही कितनी मनमानी कर लें, चीन ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और इसके संकेत एक दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दे दिए थे। कल जिनपिंग ने कहा था कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह तैयार है, चीन इससे और मजबूत होकर निकलेगा। अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा, लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। जिनपिंग के इस बयान से अमेरिका आहत जरूर हुआ, और आज जब चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया, तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद सामने आकर उनके इस बयान में टैरिफ वाले दर्द का एहसास करा दिया। स्कॉट बेसेंट ने कहा, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी वास्तव में बातचीत करने के लिए आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि वे इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम के सबसे बड़े अपराधी हैं। अगर चीन इसे नहीं समझेगा तो इसका असर दुनिया के देशों पर भी पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं कि चीन बातचीत की टेबल पर आए। यानी ये सज्जन जो हैं अपने प्रेसिडेंट को नहीं समझा रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब अमेरिका को चीन के आगे विनती करनी पड़ रही है, चीन से आग्रह करना पड़ रहा है कि वो बातचीत करे और टैरिफ पर कोई हल निकाले। इसकी वजह क्या है, क्यों अमेरिका के रुख में लचीलापन आ गया है, हम आपको बताते हैं। चीन अमेरिका में टैरिफ वॉर से अमेरिका में महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। कपड़े 37%, खिलौने और वीडियो गेम 30%, कंप्यूटर पार्ट्स 30%, स्मार्टफोन 27%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 22%, एरोस्पेस पार्ट्स 11%, टेलीविजन 10% और मेडिकल जांच का सामान 10% तक महंगा हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, चीन के सेंट्रल बैंक ने अपील की है कि लोग अब डॉलर में खरीदारी बंद करें, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस के लिए युआन करेंसी का इस्तेमाल करें। इससे भी अमेरिका के अभियान को बड़ी चोट पहुंच सकती है। चीन अमेरिका में छिड़े टैरिफ वॉर पर यह न्यूज रीड जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना बहुत जरूरी है। अमेरिका की आबादी कितनी है, कभी सोचा हमने? अराउंड 40 करोड़, 35-40 करोड़। नेटो देशों की आबादी, जिसमें प्राइमरली यूरोपियन कंट्रीज, उनकी आबादी कितनी है? अबाउट 65 करोड़। चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन चाइना की सबसे बड़ी और मजबूत सप्लाई लाइंस नेटो कंट्रीज हैं और यूरोप। चाइना ऑल्टरनेट निकाल सकता है। संकेत शायद मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि विक्ट्री डे के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, बल्कि शी जिनपिंग को भी रूस ने इनवाइट किया है। सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ग्लोबल पावर्स एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, क्या होगा आगे? इसके अलावा ट्रंप का दवा वाला टैरिफ भी आज ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर हर तरफ ट्रंप के लिए यही कहा जा रहा है कि इसमें उनका ज्यादा घाटा है। मतलब यह कि भारत के पास ट्रंप की टैरिफ वाली बीमारी की दवा है, या फिर यह कहें कि पूरी दवा इंडस्ट्री है जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड को फेल कर देगी। इस पर हमने फिक्र की स्पेशल फाइल तैयार की है। आप ध्यान से ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी के बारे में जान लीजिए। टैरिफ वसूली के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली 5 बातें हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दवाइयों पर जल्द भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बात को इस दलील के साथ रखा कि टैरिफ लगाने से दवा कंपनियां अमेरिका आएंगी। उनका मानना है कि दवा पर टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां चीन और अन्य देशों को छोड़ देंगी। अमेरिका फर्स्ट विचार वाले ट्रंप का यह भी मानना है कि इससे अमेरिका में घरेलू दवा इंडस्ट्री को फायदा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। अमेरिका की टैरिफ वाली अगली कहानी से पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस वक्त दोनों देशों के बीच दवा पर टैरिफ वाला हिसाब क्या है। फिलहाल अमेरिका से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर भारत 10.91% टैरिफ लेता है। वहीं भारत से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 0% टैरिफ लेता है, मतलब कोई टैरिफ नहीं लेता है।
जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो जानेंगे कि कैसे अमेरिका की मजबूरी है, कैसे पूरा अमेरिका भारत के जेनरिक दवाओं पर निर्भर है, कैसे भारत से दवा निर्यात का कम होना अमेरिका के नागरिकों के लिए महंगा साबित होगा। ट्रंप के लिए आंकड़ों वाला आईना हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। भारत अमेरिका को दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। अमेरिका की आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। भारतीय दवा कंपनियां औसतन हर वर्ष 40% जेनरिक दवाएं अमेरिका भेजती हैं। वर्ष 2023 में अमेरिका को 94,000 करोड़ रुपए की दवाएं भेजी गई। वर्ष 2024 में भारत से 1,10,000 करोड़ रुपए की दवाएं निर्यात हुई। यह अमेरिका में उपयोग की जाने वाली जेनरिक दवाओं की का 47% है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं के होते हैं। वर्ष 2022 में भारतीय जेनरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई है। सोचिए, जब भारत टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा, अमेरिका की आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आपको बता दें कि जेनरिक दवाइयां ब्रांड वाली दवाइयों का सस्ता संस्करण होती हैं। ब्रांडेड दवा की तुलना में यह 80 से 85% तक सस्ती होती हैं। भारत की जेनरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। अमेरिका में 90% डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखते हैं। भारत जेनरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से ज्यादा दवाई कंपनी है। जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करना पड़ता। ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद जेनरिक बनाई जाती है, जिससे लागत कम रहती है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। इसको हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स के बिना अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ जाएगा। 3,000 फार्मा कंपनीज और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी कोई एक दिन में नहीं बना सकता। भारत की दवाइयों से अमेरिका हर साल $300 बिलियन बचाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। टैरिफ से अमेरिकन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंसुलिन से लेकर कैंसर मेडिसिन तक सब अफोर्डेबल हेल्थ केयर का सपना टूट जाएगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति वाले ट्रंप के हानिकारक फैसलों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भारत के साथ साथ चीन भी अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। मतलब अमेरिका और चीन में बड़ा टैरिफ युद्ध चल रहा है। पहले चीन ने अमेरिका के 34% के जवाब में टैरिफ लगाया। अब अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर चीन को 104% टैरिफ देना होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी तो फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल्स को टैरिफ से छूट दी थी। लेकिन अब दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी देकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका को दवा बेचने वाले देशों में भारत और चीन दोनों टॉप 5 में हैं। अमेरिका में बिकने वाली 87% दवाओं के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। मुख्य रूप से चीन से अमेरिका भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदता है। दुनिया में कुल आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा चीन देता है। वैसे भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी हम रेसिप्रोकल टैरिफ से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर लगातार बातचीत चल रही है। भारत अमेरिका के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है और जल्द ही किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेंगे। We are studying the implications of the tariffs that have been announced, reciprocal tariffs, and discussions, as you know, are ongoing between India and US trade teams for an expeditious conclusion of a mutually beneficial multi-sectoral bilateral trade agreement. India values its comprehensive global strategic partnership with the US and is committed to working closely with it. अब जरा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सी फिक्र बढ़ा देते हैं। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया है। दुनिया में जब ट्रंप के टैरिफ ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है, खुद बांग्लादेश के सामानों पर ट्रंप ने 37% का टैरिफ लगा दिया है, तब ऐसे हालात में भारत सरकार ने यूनुस को आईना दिखाते हुए वर्ष 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है। दरअसल ये बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र होने के नाते दी जाने वाली भारत की माल ट्रांसफर फैसिलिटी थी, जिसे वापस लेने की पुष्टि खुद विदेश मंत्रालय ने की है। सबसे पहले सुनते हैं
नियमित प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. आपने विदेश मंत्रालय का बयान सुना। विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि भारत के इस कदम का असर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले उन निर्यात पर नहीं पड़ेगा जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। अब हमने आपको यह पूरी खबर बता दी है, लेकिन भारत से लगातार बिना मतलब के दुश्मनी निभाने वाले बांग्लादेश पर इस कड़े फैसले का क्या असर पड़ेगा, यह तो जानना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा होती क्या। तो इसका उत्तर है एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर परिवहन रास्ते का अस्थायी उपयोग करना। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से माल कोलकाता पोर्ट या मुंबई पोर्ट के जरिए यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका भेजा जाता था। चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ ट्रांजिट किया जाता था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश को सपोर्ट करना, क्योंकि उसके कुछ बंदरगाहों और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमाएं हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ने यह सुविधा बांग्लादेश से वापस क्यों ली। तो इसका उत्तर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका उत्तर भारत की दलील में छुपा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हर दिन काफी संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी ट्रकों के कारण भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होती थी। इससे ट्रांसशिपमेंट सुविधा ने भारत के पोर्ट्स पर काफी ट्रैफिक बढ़ा दिया था। भारत के निर्यात पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था। भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए कदम उठाया गया। स्ट्रेट आंसर है। यहां पर तीसरा प्रश्न यह है कि बांग्लादेश पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उत्तर यह है कि ट्रेड के मामले में बाहरी दुनिया से बांग्लादेश काफी हद तक कट जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपने माल की शिपिंग के लिए अब चटगांव या मोंगला पोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिकल लागत और शिपिंग टाइम बढ़ सकता है। बांग्लादेश को इस वजह से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उसके व्यापार को तगड़ा झटका लग सकता है। जानकार भारत के इस निर्णय को यूनुस पर चलाया गया आर्थिक हंटर बता रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से यूनुस ने बीजिंग जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेतुकी बातें की थी, इन इलाकों को लैंडलॉक्ड बता दिया था और चीन को लुभाने के लिए बांग्लादेश को इन इलाकों के आसपास का राजा बताया था, खुद को बंगाल की खाड़ी का रक्षक बताया था, उस बयान से दिल्ली की सरकार काफी नाराज थी और अब जाकर यूनुस को कड़ा सबक सिखाया गया। अभी तो हमने सिर्फ एक अपनी एल्बो हिलाई है। सोचिए, बांग्लादेश के बाद अगला फोकस टेरर पर है, जिसका कोड वर्ड है तहव्वुर राणा। आपने हाफिज सईद का नाम सुना होगा, मसूद अजहर को भी जानते होंगे, लेकिन यह तहव्वुर राणा कौन है? नाम थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा या हो सकता है आप भूल गए होंगे। चलिए जान लेते हैं, वीडियो देखिए। कौन है यह तहव्वुर राणा जो इस वक्त अमेरिका से इंडिया तक ट्रेंड कर रहा है? तहव्वुर राणा 17 साल पहले 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का गुनहगार है। अमेरिका की जेल में बंद इस आतंकी को लाने के लिए लंबे समय तक भारत सरकार ने वहां अदालती लड़ाई लड़ी, तब जाकर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो पाया है। अब से कुछ घंटे बाद कल सुबह उसके भारत में लैंड करने की संभावना है। यूएस आर्मी के विशेष विमान से वो आ रहा है। हमने फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है, ताकि आप सुपर फास्ट अंदाज में तहव्वुर की प्रोफाइल और भारत में उसका भविष्य क्या है यह समझ सके। लेकिन पहले अभी का अपडेट देख लीजिए। सूत्र बता रहे हैं कि तहव्वुर राणा को एनआईए के 7 लोगों की टीम अमेरिका से लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम उसे लेकर पहले दिल्ली आएगी, फिर अदालत से उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। माना जा रहा है कि तहव्वुर की 30 दिन की कस्टडी मांगी जाएगी। 30 डेज। ऐसे गंभीर अपराध में 27 से 30 दिनों की हिरासत एक साथ मांगी जा सकती है। कस्टडी के दौरान जांच के लिए एनआईए आतंकी को लेकर मुंबई जा सकती है। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में किसी तरह का कोई सिक्योरिटी रिव्यू नहीं किया गया है, क्योंकि पहले एनआईए कस्टडी लेगी। जरूरत पड़ने पर आतंकी राणा को मुंबई की यरवड़ा जेल में रखकर भी पूछताछ की जा सकती है, जहां कसाब को रखा गया था। पिछले 2 महीने से एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ज्वाइंट टीम प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ संपर्क में थी। इस दौरान तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिका में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था, लेकिन जज ने उसकी झूठी दलीलों को खारिज कर दिया। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि तहव्वुर राणा कौन है, भारत में वो कहां रहेगा, कौन पूछताछ करेगा, आगे और क्या क्या होने वाला है।
अब जरा इसके सारे आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1, तहव्वुर राणा कौन है? जवाब, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन कारोबारी है। 1990 में कनाडा शिफ्ट करने से पहले वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रह चुका था। 2001 में कनाडा की नागरिकता हासिल करने के बाद वो शिकागो चला गया और इमिग्रेशन एजेंसी खोल ली। यही एजेंसी आगे चलकर आतंकी गतिविधियों का हब पॉइंट, ठिकाना बन गई। अब दूसरा सवाल, 26/11 मुंबई हमले में तहव्वुर राणा का हाथ क्या था, क्या रोल था? अक्टूबर 2009 में अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उसने माना कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है और पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में हेडली भी गया था। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमलों की प्लानिंग 2005 के आसपास शुरू की। लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के सदस्य के रूप में वो साजिश का हिस्सा बना। तीसरा सवाल, हेडली और तहव्वुर राणा का रिश्ता क्या है? राणा की पढ़ाई पाकिस्तान में अटक जिले के कैडेट कॉलेज में हुई थी। यही उसकी दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से हुई। हेडली वही आतंकी है जिसने हमले से पहले मुंबई में रेकी की थी। चौथा सवाल, हेडली और तहव्वुर राणा इस साजिश में कैसे शामिल हुए? देखिए, जवाब यह है कि हेडली शिकागो में राणा से मिला था। वहीं यह तय हुआ कि राणा के इमिग्रेशन ऑफिस का एक ब्रांच मुंबई में खोला जाए, जो उनकी आतंकी गतिविधियों के लिए कवर की तरह काम करेगा। पांचवा सवाल, क्या हेडली की तरह तहव्वुर राणा भी मुंबई आया था? मुंबई पुलिस की चार्जशीट बताती है कि तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहरा था और उसके ठीक 5 दिन बाद 26 नवंबर को हमला हुआ। हेडली को राणा से लगातार निर्देश मिल रहे थे। राणा ही हेडली और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के बीच की कड़ी। अब अगला सवाल, इस आतंकी पर शिकंजा कैसे कसा? अक्टूबर 2009 में तहव्वुर और हेडली को अमेरिकी अधिकारियों ने डेनमार्क में एक अखबार के ऑफिस में हमले की साजिश के लिए गिरफ्तार किया था। इसी केस की जांच के दौरान दोनों के मुंबई हमले में शामिल होने का खुलासा हुआ। राणा को भारत लाने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई? यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जवाब यह है कि दिसंबर 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए अमेरिका को एक राजनयिक नोट पेश किया। फिर 10 जून 2020 को एक औपचारिक शिकायत की गई जिसमें प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी की मांग की गई। अंतिम सफलता फरवरी 2025 में तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बताया कि प्रशासन ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अब सवाल यह है कि भारत ने तहव्वुर राणा के साथ क्या क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक एनआईए की एक खास टीम उससे पूछताछ के लिए बनाई गई है। एनआईए के साथ दूसरी एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं। दिल्ली में पूछताछ के बाद मुंबई में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि भारत में तहव्वुर राणा को कहां रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल या मुंबई की येरवड़ा जेल में रखा जा सकता है। अभी इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। अदालत में जिरह के बाद उसकी सजा का निर्णय होगा। 17 साल पहले हुए मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तहव्वुर राणा जैसे बड़े आतंकी को भारत लाना 26/11 के पीड़ितों और देश के लिए एक अहम मोड़ है। इससे साजिश में शामिल बाकी चेहरों को बेनकाब करने में मदद मिल सकती है। रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने वाले थे। बैंड्रा से CST गए थे। CST में 12 होते हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। गोली फायरिंग होने लगती है। मेरे पापा ने बोला कि बेटा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम भागते हैं यहाँ से। जैसे मैं और मेरे पिताजी भागने की कोशिश करते वैसे एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। तो मैं यही अपील करूँगी कि उसे लाने के बाद जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए और उसे फांसी की सजा हो। ये देखिए गोलियों के ये निशान है, यहाँ पर इस तरह से फायरिंग के निशान है। ये एक फायरिंग का निशान है जिसमें एक कीला गाड़ा गया है। ये देखिए ये फायरिंग का निशान है। ये तमाम वो फायरिंग के निशान है जो उस वक्त उन्होंने ब्रश फायरिंग की थी AK-47 के जरिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक फायरिंग का निशान है। ये देखिए इस सीमेंट के इतने मजबूत दीवार के अंदर उनकी गोलियां किस तरह से छेद कर रही थी। यहाँ पे हमारे सामने गोली भर रहे थे, हम लोग भागे थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रहते थे वो टाइम पे। अच्छा, तो यहाँ पे दीवार में गोली क्यों चलाई थी वो लोगों ने? इधर से वो लोग करते करते फायरिंग करते करते ऐसा जड़ गए थे। हम इस वक्त कुलाबा के लियोपोल्ड कैफ़े के पास हैं। लियोपोल्ड कैफ़े में 26 नवंबर 2008 की रात 2 आतंकी शोहेब और माजिद उर्फ अबू उमेर यहीं इसी लियोपोल्ड कैफ़े और बार के अंदर आए। इस काउंटर पर देखिए ऊपर एक गोली लगी हुई है। ये जो है गोली यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बुलेट जो है AK-47 का ये बुलेट है जो सीधा दीवार के आर पार चला गया था। यहां पर जो लोअर बैंड चल रहा है ना, इसको ध्यान से देखें आप।
हमारी बहुत खास एक्सक्लूसिव डिटेल्ड कवरेज शुरू हो रही है। ध्यान से देखें। सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसएस डोभाल के साथ बैठक की। यह मीटिंग अमेरिका से लाए जा रहे तैमूर राणा के पहुंचने से पहले हुई है। बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी तो नहीं ली गई है, जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि तैमूर राणा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी। खैर, इंटरेस्टिंग है। तैमूर राणा का आका पाकिस्तान है। फिक्र में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब चीन के लिए एक चिंताजनक खबर है, भारत के लिए एक शुभ समाचार। भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मेगा डील को मंजूरी दी है। मरीन मतलब जो वॉरशिप्स पर जाएंगे। 63,000 करोड़ की इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट मिलेंगे, जिनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं। ये लड़ाकू विमान इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन नेवी की दिलचस्पी राफेल एम में कुछ खास वजहों से है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि राफेल एम की वर्टिकल लैंडिंग कैपेसिटी आमतौर पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है, लेकिन नेवी के पास ऐसी सहूलियत नहीं होती। एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे डेक पर ही टेक ऑफ और लैंड करना होता है, और राफेल एम ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है। इसका अगला नाम होता है जंप जेट। ऐसे उठते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। खैर, दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन बहुत तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और उसकी घुसपैठ को चुनौती देने के लिए इंडियन नेवी ने भी कमर कस ली है। इस डील से चीन को एक सीधा, सटीक और सख्त संदेश है कि भारत हवा में भी तैयार है, समंदर के रास्ते में। अब फिक्र में आपको पीएम मोदी के 9 संकल्पों के बारे में बताते हैं। ये 9 संकल्प आज उन्होंने दिल्ली में अपने साथ पूरे देश को दिलवाए। दरअसल दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन था। ये नवकार महामंत्र दिवस जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया जाता है और जैन समाज के इसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पूरी श्रद्धा के साथ साथ धोती कुर्ता धारण करते हुए नंगे पांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वयं नवकार महामंत्र का जाप किया और इस नवकार महामंत्र के जरिए अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को प्रणाम किया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को इस मंत्र का लाभ बताते हुए 9 संकल्प भी दिलवाए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आज सब 9 संकल्प लेकर जाएं। इन 9 संकल्पों में पानी को बचाना, मां के नाम एक पेड़ लगाना, साफ सफाई रखना, वोकल फॉर लोकल का संकल्प, इसके अलावा देश दर्शन करना, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, योग और खेल को जीवन में शामिल करना और गरीबों की मदद करने का संकल्प शामिल था। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, इस पर एक छोटी सी न्यूज रील आपको जरूर देखनी चाहिए। चिन्ह ये सम्मान प्रदान हो रहा है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प,
स्वच्छता का मिशन, स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, आपको 3 जरूरी अपडेट दे देते हैं। पहला, गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने सत्ता से दूर होने की वजह बताई है। दूसरे हिस्से में आपको बीजेपी का अपने नेताओं के लिए कड़ा संदेश बताएंगे। आपको वक्फ कानून पर जारी सियासी उठापटक और दांव पेच भी दिखाएंगे। पहले गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। 2 दिनों के अधिवेशन का आज आखिरी दिन था। पहले दिन आत्मचिंतन पर फोकस था। दोनों दिन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ पटेल की तारीफ में खूब घसीटे पड़े गए। यह बताया गया कि गांधी और पटेल पार्टी की नींव है। राहुल गांधी ने दोनों दिन अधिवेशन को संबोधित किया। आज उनका फोकस बीजेपी पर हमला करने में था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन और संविधान पर आक्रमण है। इसके अलावा राहुल गांधी की फायरिंग रेंज में कई मुद्दे थे, जिनके जरिए उन्होंने मोदी सरकार को टारगेट किया। राहुल जी श्रीमती सोनिया गांधी जी का हम स्वागत करते। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, इस बार गले नहीं लगेंगे। इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। बांग्लादेश कांग्रेस का अपडेट जान गया तो आप बीजेपी की खबर भी देख लीजिए। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए कड़ा संदेश जारी किया है। उनसे कुछ मुद्दों पर बयान देने में संयम बरतने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा की मौजूदगी में संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित जैसे मुद्दों पर विवादित बयान ना दें। पार्टी लाइन के अनुसार ही नेता अपनी बात रखें और अनावश्यक बयानबाजी से बचें। कल ही बीजेपी ने राजस्थान के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निलंबित किया। राजस्थान के नेता विपक्ष और कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली अलवर में राम मंदिर गए थे। उनके लौटने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर का पवित्रीकरण किया, जिसे बीजेपी ने मूल्यों और पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान बदलने वाले बयानों के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर संविधान और अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगा रही थी। ऐसे में बीजेपी इस बार अंबेडकर जयंती भव्यता के साथ मनाने जा रही है। 10, 11 और 12 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और कार्यक्रमों को लेकर वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। 13 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर की प्रतिमाओं को बीजेपी कार्यकर्ता साफ करेंगे और फिर शाम को वहां दीप जलाएंगे। 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती वाले दिन देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। मिठाइयां बांटने के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी, जिसमें कम से कम 200 दलित बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए जनता को यह बताया जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर का अपमान किया और बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। देखिए, अब बात करते हैं वक्फ कानून की, जिसे लेकर देश के कई राज्यों में हंगामा जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का पूरा दिन एक बार फिर इस हंगामे के नाम रहा। सदन के सेंट्रल हॉल से लेकर बाहर परिसर तक वक्फ बिल पर खूब सियासी फाइट हुई है। पुरानी तस्वीर नहीं है आज की। सबसे जबरदस्त हंगामा सदन परिसर में दिखा, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। महराज मलिक ने आरोप लगाया कि पुलिस का इस्तेमाल करके बीजेपी वाले उन्हें सदन के अंदर नहीं जाने दे रहे। यह शोर शराबा चल ही रहा था कि किसी ने महराज मलिक को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद तो सदन परिसर अखाड़ा बन गया और दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। बाद में मार्शल्स की मदद से हंगामा कर रहे सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। लेकिन सदन के अंदर का नजारा जो था वो कुछ अलग नहीं था। वक्फ बिल पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने तीसरे दिन भी हंगामा किया। अपनी सीटों पर खड़े होकर इन विधायकों ने स्पीकर से चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर उनकी मांग को ठुकरा दिया।
हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज़ यही रही, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए था और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये नहीं है कि पार्लियामेंट में पास हो गया तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक वाइटल इशू है, हम इसको नहीं कर सकते हैं कंप्रोमाइज। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को केंद्र सरकार की फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा बताया है। एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में काफी बवाल हुआ और अब ममता बनर्जी ने इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून लागू होने से लोग दुखी हैं, लेकिन वो भरोसा रखें कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे कोई यहां बांट कर राज कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सियासी दल इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को आंदोलन के लिए उकसाएंगे, लेकिन मैं लोगों से ऐसा ना करने की अपील करती हूं। चाहे कुछ हो जाए, मैं बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति को जारी नहीं रहने दूंगी। भले ही ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की हो, लेकिन उनकी इस अपील का मुर्शिदाबाद में कुछ खास असर नहीं दिखा। लगातार दूसरे दिन वहां वक्फ कानून के विरोध में बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, उनके बीचों बीच टायरों में आग लगाकर हंगामा किया और पुलिस के समझाने के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा।